नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे हमारी इस सीरीज को जिसका नाम है स्पीशीज इन न्यूज़। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्पीशीज के बारे में, जैसे कि बान आउल के बारे में, ग्रिजल जायंट स्क्विरल के बारे में हमने डिस्कस किया था, ढोल के बारे में डिस्कस किया था, होलुक गिबन के बारे में डिस्कस किया था, बेथिनोमस रकासा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी स्पीशीज हैं ये न्यूज़ में रहते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। कुछ भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये न्यूज़ में रहते हैं, और इस वजह से यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है इन सारे स्पीशीज़ में। इनके IUCN रेड लिस्ट का जो स्टेटस है वो पूछा जाता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस पूछा जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे पाइड कुकू से। तो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने ये डिसाइड किया है कि भैया ये जो पाइड कुकू बर्ड है इसके माइग्रेशन को स्टडी किया जाए। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो इनका जो पैटर्न होता है, ये कब कहां कहां जाते हैं, कैसे ये माइग्रेट करते हैं, इस चीज को स्टडी करने का डिसाइड किया गया है। और ये स्टडी कैसे किया जाएगा? बर्ड को टैग किया जाएगा सैटेलाइट ट्रांसमीटर्स से। ओके, तो ये जो स्टडी होगी इनकी माइग्रेशन की, इट विल बी कंडक्टेड अलोंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो IIRS क्या है आपको पता ही है, इसरो का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। देखो, जब भी किसी भी स्पीशी के बारे में आप पढ़ो तो उस स्पीशी से रिलेटेड मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपको नहीं मालूम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है, इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, ये इसका काम क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के लिए, क्या करता है, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ो। और ये इंपॉर्टेंट अभी क्यों है? क्योंकि इस माइग्रेशन की स्टडी को इसके द्वारा कंडक्ट किया जाना है। दैट इज वाई ये चीज न्यूज में है। नाउ इट इज अ बर्ड विद ब्लैक एंड व्हाइट प्लूमेज विद अ फैंसी क्रेस्ट ऑन द हेड and its scientific name is Clemator jacobinus, और ये अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका में, एशिया में ये पाया जाता है। दो तरीके के पाइड कुकूज हैं जो भारत में पाए जाते हैं, सेंट्रल पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, पाइड कुकूज आर माइग्रेटरी, दे आर सीन ओनली फ्रॉम जस्ट बिफोर द मॉनसून टू अर्ली विंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉनसून के साथ इसका काफी क्लोज एसोसिएशन माना जाता है, और ये भी बोला जाता है, इट इज बिलीव्ड कि भाई ये जो पाइड कुकूज हैं जो कि बेसिकली हिमालयन फुट हिल्स में आते हैं, वो अफ्रीका से आते हैं। ओके, सो पाइड कुकूज दैट कम टू द हिमालयन फुट हिल्स आर फ्रॉम अफ्रीका। दे हैव हाई साइट फिडिलिटी, दे कम बैक टू द सेम लोकेशन ईयर आफ्टर ईयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इनके साथ जुड़ी हुई है कि भैया ये जहां से आते हैं इन्हें पता रहता है कि ये कहां से आए हैं, वहां ये वापस चले जाते हैं। ओके, सो सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट में ये पाए जाते हैं, और साथ ही साथ सदर्न इंडिया में भी ये पाए जाते हैं। बट जो सदर्न इंडिया के पाइड कुकूज हैं वो माइग्रेटरी नहीं होते, वो वहीं पे रहते हैं, यानी कि वो रेसिडेंट बर्ड्स हैं। ये याद रखना, जो सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाइड कुकूज हैं वो माइग्रेटरी हैं, वो कहीं से आते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। जबकि सदर्न इंडिया वाले जो हैं वो वहीं के रेसिडेंट हैं, वो माइग्रेटरी नहीं हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारी चीजें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। अब ये जो स्टडी है, ये स्टडी से क्या फायदा हो सकता है भाई? जब भी आप किसी भी बर्ड के माइग्रेटरी रूट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो तो उससे आपका वर्ल्ड में जो क्लाइमेटिक वेरिएशन हो रहा है उस चीज के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसर्च आपकी होती है। क्योंकि भैया हमारे जो मान्यताएं हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, जिनमें कहा जाता है ना कि भाई ये बर्ड यहां से यहां आया तो अब बारिश होगी, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हमने दादी नानी की कहानियों में भी सुना हुआ है। तो ये पाइड कुकूज को भी मॉनसून के साथ बहुत ही मतलब क्लोजली एसोसिएट किया जाता है। तो अगर इन्हें सच में मॉनसून के साथ एसोसिएट किया जाता है और सच में इसके पीछे कुछ रीजन है, तो भैया इनके रूट के बारे में पढ़ने से हमें पता चल जाएगा काफी कुछ। इससे हमें मॉनसून के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मॉनसून विंड के बारे में, मॉनसून में चेंजेस के बारे में, साथ ही साथ कई बार जो सीजनल फ्लक्चुएशन होते हैं, कई बार इरेटिक जो रेनफॉल है, उन सब चीजों के बारे में, वाटर वेपर प्रेशर के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें इससे जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो ये स्टडी जो है काफी ज्यादा
बेनिफिट होने वाली है। और इसका IUCN स्टेटस क्या है? इसका IUCN स्टेटस है दोस्तों लीस्ट कंसर्न्ड, LC। लीस्ट कंसर्न्ड इज द IUCN स्टेटस ऑफ द पाइड कुकू। गेटिंग द पॉइंट? आगे चले, अगले गोल्डन बर्ड विंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गोल्डन बर्ड विंग, इसको इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई भी कहा जाता है। नाउ रिसेंटली अ हिमालयन बटरफ्लाई नोन एज गोल्डन बर्ड विंग हैज बीन डिस्कवर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई आफ्टर 88 ईयर्स, और इस वजह से ये न्यूज में था। ठीक है, सो इसने रिप्लेस किया है एक अननोन स्पेसिमेन को विच अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर इवान हैड रिकॉर्डेड इन 1932। ठीक है, सो 1932 में ब्रिगेडियर इवान ने कुछ रिकॉर्ड किया होगा, इंडिया लार्जेस्ट, उसको अभी रिप्लेस किया है, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है गोल्डन बर्ड विंग ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द फीमेल दैट इज द बटरफ्लाई वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम दीदीहाट इन उत्तराखंड एंड द मेल वाज फ्रॉम द वनखार बटरफ्लाई म्यूजियम इन शिलोंग, मेघालय। ठीक है, सो फीमेल बटरफ्लाई को उत्तराखंड से रिकॉर्ड किया गया है और मेल बटरफ्लाई को शिलोंग, मेघालय से रिकॉर्ड किया गया है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहां पे देख सकते हो। विद अ विंग स्पैन ऑफ 194 mm, द फीमेल ऑफ द स्पीशीज मार्जिनली लार्जर देन द सदर्न बर्ड विंग। ठीक है, देन उसके बाद अर्लियर द लार्जेस्ट इंडियन बटरफ्लाई दैट वाज रिकॉर्डेड इन 1932 वाज एन इंडिविजुअल ऑफ द सदर्न बर्ड विंग which was then treated as a subspecies of the common bird wing. However, the specimen that Evans measured was unknown and no other butterfly measured as much as the 190 mm that he recorded. The male golden bird wing is much smaller at 106 mm. ठीक है, so the only measurement used in the study of this is wingspan, in which butterflies are measured from the wing base to the tip. तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है कि इनका विंग स्पैन क्या है वगैरह वगैरह, उतनी ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है। ठीक है, सदर्न बर्ड विंग साइंटिफिक नेम इज ट्रॉइडेस माइनोस and the description, it is a large and striking butterfly endemic to South India and it has a wingspan of 140 to 190 mm. It is considered as one of the largest butterflies of India और इसका भी IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो ये है सदर्न बर्ड विंग, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया रिकॉर्ड हाईएस्ट बेसिकली लार्जेस्ट बटरफ्लाई वो है गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद ग्लोबा एंडरसोनी। सो ये क्या है भाई? ये ग्लोबा एंडरसोनी क्या है? ये प्लांट स्पीशी है। ओके, सो अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हैव रीडिस्कवर्ड अ रेयर प्लांट स्पीशीज कॉल्ड एज ग्लोबा एंडरसोनी फ्रॉम द सिक्किम हिमालयाज. The species has been found near the Tista River Valley region after a gap of nearly 136 years. 136 साल के बाद Tista River Valley region के पास इसे पाया गया है. So the earliest record of the collection of this plant were dated between the period 1862 by Scottish botanist from Sikkim and Darjeeling. Then in 1875 the British botanist Sir George King had collected it from the Sikkim Himalayas. So देखो, काम की बात यह है कि इन्हें रीडिस्कवर किया गया है. ठीक है, ये काम की बात नहीं है कि 1860 में उसने डिस्कवर किया था, 1870 में किसने किया था. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना. इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड. सो द प्लांट नोन कॉमनली एज डांसिंग लेडीज. ये याद रखना है. यूपीएससी आपसे सिंपल से पूछ सकता है कि भाई डांसिंग लेडीज सीन इन द न्यूज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एक प्लांट स्पीशी की बात हो रही है. Okay, dancing ladies, swan flowers, it was thought to have been extinct until its recollection for the first time since 1875. Globa andersoni are characterized by white flowers and non-attached anthers, the part of a stamen that contains the pollen. तो ये तो आपने बायो में पढ़ा ही होगा. It is also termed as narrowly endemic as the species is restricted mainly to the Tista River Valley region which includes the Sikkim Himalayas and Darjeeling Hill ranges. So दोस्तों आपको ये रिवाइज करते जाना है इनका जो भी हैबिटाट है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है. द प्लांट यूजुअली ग्रोज इन अ डेंस कॉलोनी एज अ लिथोफाइट. लिथोफाइट मींस प्लांट ग्रोइंग ऑन अ bare rock or stone on rocky slopes in the outskirts of evergreen forest. It is especially prevalent near small waterfalls along the roadside leading to these hill forests which are 400 to 800 meter above sea level. तो ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड. Now talking about the golden langur. Okay, so primatologists have observed that the threat of electrocution and inbreeding
इज इंक्रीजिंग अमॉन्ग द गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर का अगर साइंटिफिक नेम आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद दे कैन बी मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कलर ऑफ देयर फर आफ्टर विच दे आर नेम्ड। इट हैज ऑल्सो बीन नोटेड दैट देयर फर चेंजेस कलर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन एज वेल एज ज्योग्राफी। जहां वो रहते हैं, जिस सीजन में वो रहते हैं, उस हिसाब से उनके फर का कलर चेंज होता है। क्या अमेजिंग सी बात है। द कलर ऑफ द यंग ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम एडल्ट। ओके, सो यंग जो होते हैं, बेसिकली इनके जो बेबीज होते हैं, उनका कलर प्योर व्हाइट होता है। They are highly dependent on trees living in the upper canopy of forest. They are also known as leaf monkeys. It is endemic to western Assam, India, southern Bhutan. Their habitat is restricted to the region surrounded by 4 geographical landmarks: the foothills of Bhutan, Manas River, Sankosh River and Brahmaputra River. ठीक है, so ये आपका north, east, west, south. Then restricted habitat, as mentioned above, their habitat is restricted by natural boundaries, further increasing the threat of extinction. Then their habitat in Assam has fragmented drastically, especially after a thrust on rural electrification and massive deforestation. तो भैया बिजली लाने के लिए, हर घर बिजली पहुंचाने के लिए जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो जो वायर्स एंड ऑल है उनमें ये चिपक के कई बार इनकी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद बहुत सारे जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इनका जो हैबिटाट है वो बर्बाद हो रहा है। इस वजह से जो है इनकी संख्या में कमी आ रही है। देन उसके बाद इन ब्रीडिंग, सो ऑब्स्ट्रक्शन सच एज वायर्स, गैप्स इन फॉरेस्ट ड्यू टू फेलिंग हैव इंक्रीज द थ्रेट ऑफ इन ब्रीडिंग अमॉन्ग गोल्डन लंगूर्स। तो ये सारी चीजें हैं। देन हॉर्स शू क्रैब्स, इसका IUCN स्टेटस है डेटा इनसफिशिएंट फॉर द इंडियन वेरिएंट। Okay, so they are mainly they are marine and brackish water arthropods. They are not true crabs, which are crustaceans. The crabs are represented by 4 extant species in the world. Out of the 4, 2 species are distributed along the northeast coast of India. Only T. giga species of the horseshoe crab is found along Balasore coast of Odisha. तो देखो, इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये आपको याद रखना है, आपको रिवाइज करना है। The crab was included on September 9 in the Schedule 4 of the Wildlife Protection Act 1972, under which the catching and killing of a horseshoe crab is an offense. इसका significance अगर हम देखें, it is one of the oldest marine living fossil whose origin date back to 445 million years before the dinosaurs existed. And one of their ecological function is to lay millions of eggs on beaches to feed shore birds, fish, other wildlife. Poachers kill them for their meat. ठीक है, एंड द ब्लड ऑफ देम इज ब्लू इन कलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो इसका यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स इन मेडिकल एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। काफी कुछ चीजें हमने आज नई डिस्कस जरूर की हैं, काफी कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल UPSC। धन्यवाद दोस्तों।